हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा किन किन के लिए जो IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं। जुडिशरी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। और ये हमारे जो हैं पॉइंट्स हैं, हम क्या क्या देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कंज्यूमर राइट्स देखेंगे, कंप्लेंट्स एंड पार्टीज देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है ये देखेंगे, ई कॉमर्स के रूल्स देखेंगे, मिसलीडिंग एड्स, मीडिएशन और 25 MCQs करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। पृष्ठभूमि, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है 2019, इसने रिपील किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। ठीक है, क्योंकि 1986 का जो एक्ट था वो पुराना था, वो ई कॉमर्स वगैरह को ऐड भी नहीं करता था और कई सारे पुराने प्रोविजंस थे, तो उन सबको रिपील करके 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, जिसमें ई कॉमर्स के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन सारी चीजों को डाला गया है। क्योंकि अब तो पुराने जमाने का जो कानून था उससे अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। इसके की फैक्ट्स क्या है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो देख लो। ये तो रिपील किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 1986 वाले को। टोटल सेक्शन इसमें 107 है, चैप्टर 7 चैप्टर्स हैं। इफेक्टिव डेट हमारी 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है ये। एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू बॉडी क्रिएटेड, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। CCPA बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखना, आगे रेफरेंस में आएगी, एग्जाम में भी आ जाती है। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट लायबिलिटी, मैन्युफैक्चरर सेलर डायरेक्टली लायबल होता है। न्यू चैप्टर क्या है, इसमें मीडिएशन का चैप्टर जोड़ा गया है, जो कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आया है उसके बाद में ये ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में बड़ा चेंज है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अमाउंट की लिमिट बढ़ाई गई है और एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन सी जो कमीशन है वो कितने तक का केस देख सकती है, वो चीज, तो इसको ध्यान रखना एक बार। और पॉइंट्स हमारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है, पहले जो एक्ट था उन पुराना वाला उसमें अप टू 20 लाख तक के केस सुन सकती थी, लेकिन अब जो है 2019 के अनुसार 50 लाख तक के केस जो है वो देख सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट कमीशन जो पहले थी वो 20 लाख से 1 करोड़ के सुन सकती थी, बट अब जो है स्टेट कमीशन 50 लाख से 2 करोड़ तक के केस सुन सकती है। तीसरा हमारा नेशनल लेवल का है, जो नेशनल कमीशन है, अब 1 करोड़ तक के केस सुनती थी, बट अब जो नेशनल कमीशन 2 करोड़ से ऊपर तक के केस सुनती है। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ये वेरी करती रहती है। अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार जरूर कंफर्म कर लेना, एक बार नेट पे देख लेना कि लिमिट्स क्या यही है या फिर बदल गई है, क्योंकि ये बदलती भी रहती हैं। ई कॉमर्स पुराने वाले में कवर्ड नहीं था और इसमें कवर्ड हो गया है। प्रोडक्ट लायबिलिटी कवर्ड डिफाइन नहीं थी, इसमें हो गई है। मीडिएशन पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। CCPA पहले नहीं थी, अब आ गई है। मिसलीडिंग एड्स जो थी लिमिटेड, उनका जो स्कोप था लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बढ़ा दिए गए हैं और कंप्लेंट फाइलिंग इन पर्सनल होती थी पहले, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट भी अलाउ कर दी है। इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशंस हैं जो कि आ जाती हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वाले पे तो आप ध्यान रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आ जाती है। कंज्यूमर की डेफिनेशन, कंज्यूमर क्या होता है, कोई व्यक्ति जो गुड्स को खरीदता है कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, या सर्विसेज हायर या अवेल करता है, कंसिडरेशन मतलब पैसा देकर, और कॉमर्शियल यूज नहीं करता है उसका बल्कि खुद के लिए यूज करता है, पर्सनल पर्सनल यूज करता है, तो वो क्या कंज्यूमर कहलाता है। कंसिडरेशन जरूरी होती है, फ्री गिफ्ट कंज्यूमर के अंडर नहीं आता है। अगर किसी को फ्री गिफ्ट मिला है और वो खराब निकल जाता है तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट था। कॉमर्शियल पर्पस के लिए एक्सेप्शन क्या है, अगर गुड्स एक्सक्लूसिवली कॉमर्शियल यूज के लिए है तो फिर वो कंज्यूमर नहीं आएगा। जैसे कि जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने ये गुड्स जो है वो किसी और से खरीदे हैं, मान लो एक्स कंपनी से खरीदे हैं,
और इस गुड्स को मैंने थर्ड पर्सन को किसी को बेच दिया कॉमर्शियल पर्पस में प्रॉफिट निकाल कर, तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। कंज्यूमर वो रहेगा अगर कमी निकलती तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा था, उसमें मैंने कमीशन खाई, वो मैंने बेच दिया। और एक्सेप्शन ये पढ़ लो एक बार, ऑनलाइन परचेज भी कंज्यूमर होता है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट मीशो से शॉपिंग करते ही होगे आप लोग, अमेजोन वगैरह से, तो आप कंज्यूमर हो। एग्जाम्पल क्या है, राज ने टैक्सी चलाने के लिए कार खरीदी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खरीदी है तो वो कंज्यूमर हो गया। लेकिन राज ने टैक्सी कंपनी के लिए फ्लीट खरीदी है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। और अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है तो कंप्लेंट क्या होती है, कंज्यूमर का रिटर्न एलिगेशन, डेफिशिएंसी, अनफेयर प्रैक्टिस, ओवर चार्जिंग, ये सब कंप्लेंट में आ जाती हैं। कंप्लेनेंट क्या होता है, जो कंप्लेंट करता है वो कंप्लेनेंट होता है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, सर्विस में फॉल्ट हो गया, इम्परफेक्शन हो गई है, शॉर्ट कमी होगी, मतलब जो सर्विस है वो ठीक से नहीं दी गई है, तो वो डेफिशिएंसी आएगी। डिफेक्ट होता है कि किसी चीज में खराबी निकल जाना। अब मान लो आपने फोन लिया लेकिन फोन ना बार बार हैंग हो रहा है, तो वो डिफेक्ट हो गया, उसको कंपनी बदल कर देगी। गुड्स तो आपको पता ही है, मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो गुड्स में आता है, जैसे फोन हो गया, चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक भी हो गई, वो भी गुड्स में ही आएगी। ये सारी चीजें गुड्स में आती हैं। सर्विसेज, जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि कोई कंपनी है जो कि आपको लॉन्ड्री सर्विस देती है, तो वो सर्विसेज में आ जाती है। या फिर कोई व्यक्ति है जो कि प्रेस की सर्विस देता है, प्रेस मतलब कपड़े इस्त्री करने की, तो वो भी इसी में आ जाती है। बाकी ये देख लो, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। सर्विस में बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ पावर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, सब चीज इंक्लूडेड होती है। लेकिन फ्री सर्विसेज जो है वो सर्विस में नहीं आएंगी, ठीक है। जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो वो आएंगी, लेकिन फ्री वाली नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। कंज्यूमर राइट्स सेक्शन 2 और सब क्लॉज 9 में है। कंज्यूमर के 6 राइट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने बहुत जरूरी है। कंज्यूमर के 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी कौन करता है, सीपीए करता है। और ये क्या क्या आते हैं देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको, कॉपी में लिख लो। अगर नोट्स चाहिए हो तो बस मेरे को ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लो नंबर पे। और मैं लास्ट में बता भी दूंगा कि कैसे आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसकी सेफ्टी का अधिकार है उसको, ठीक है। कोई ऐसा गुड्स नहीं दोगे आप हजारडस होगा या फिर जिससे उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी जिंदगी को खतरा हो जाए, तो वो नहीं देंगे आप। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर जो भी आपसे जानकारी मांग रहा है किसी सामान को लेकर या फिर सेवा को लेकर, तो उसमें आप झूठी जानकारी नहीं दे सकते या फिर जानकारी देने से मना नहीं कर सकते। राइट टू चूज, उसकी मर्जी है जो भी चुने, आप फोर्स नहीं कर सकते कि भैया ये चुन लो, ये ले लो, ये ले लो, नहीं। जो अच्छी चीज है या फिर जो उसको अच्छी लग रही है वो खुद ही चुनेगा। राइट टू बी हर्ड, उसको सुनने का अधिकार है, कंज्यूमर अपनी बात कह रहा है तो आप वो सुनेंगे। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कोई कमी आ जाती है किसी भी चीज में तो रिड्रेसल का भी उसका अधिकार है। अब वो कोर्ट से भी कर सकता है या फिर आपकी जो कंपनी होती है उसके सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं उनसे भी वो रिड्रेसल ले सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये एजुकेशन का है कि कंज्यूमर्स को अपने अधिकारों की जानकारी मिली, तो वो कौन करता है, राइट कंज्यूमर्स के बारे में जानकारी दे पाना, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज या फिर कुछ भी खरीदते हो तो उसमें एक मैनुअल होती है, ठीक है। मैनुअल होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे यूज करना है, वो राइट टू एजुकेशन के अंडर आ जाती है। ये चीज आपको शायद नहीं पता होगी लेकिन अब मैंने बता दी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा कंप्लेनेंट पार्टी, ये हमारा शॉर्टकट में मैं लिख दिया SICRE। तो ये सारे के सारे इसमें 6 राइट्स आ जाते हैं, इसको याद कर लेना या कॉपी में लिख लेना। कंप्लेंट पार्टीज और ग्राउंड्स, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट, तो कोई कंज्यूमर कर सकता है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, CCPA कर सकता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, या फिर ऑन कंज्यूमर वन कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हो गए, तो वो सब एक व्यक्ति को ऑथराइज कर देंगे कि भैया आप ही मेरा केस लड़ो हम सबका,
तो वो एक व्यक्ति कर देगा उनको रिप्रेजेंट। ठीक है, लीगल हायर अगर किसी की डेथ हो गई है किसी प्रोडक्ट की वजह से, तो उसके जो बच्चे होंगे वो कर सकते हैं कंप्लेंट। ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट क्या होते हैं? तो कंप्लेंट के ग्राउंड्स होते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि कोई चीज ऐसी है जो कि लीगल तरीके से उन्होंने नहीं बेची, या फिर उन्होंने झूठ बोलकर फ्रॉड करके या फिर गलत एड दिखाकर गलत चीज दिखाकर बेची है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगी। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कंज्यूमर को चुनने का अधिकार नहीं दिया, उनको जबरदस्ती चेप दी, जबरदस्ती पकड़ा दी। तो डिफेक्टिव गुड्स निकला है, कोई गुड्स खराब है उसमें दिक्कत हो गई। तो डेफिशिएंट सर्विस, मतलब कि सर्विस ठीक से नहीं दी, तो ज्यादा चार्ज कर लिया, ज्यादा पैसे ले लिए एमआरपी से, तो भी। हजार्डस गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि खतरनाक कोई चीज निकली थी जिसमें सेफ्टी वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया था, तो कंप्लेंट की जा सकती है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, कोई अनकॉन्सिलेबल या फिर कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसमें भी कर सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है? सेक्शन 2 और सब क्लॉज 47। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के हमारी ये सारी चीजें हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि किसी भी गुड को जो गलत है लेकिन उसको अच्छा बता के बेचना, ठीक है। फॉल्स वारंटी, गलत वारंटी दे दी, वारंटी है ही नहीं उसकी फिर भी दे दी, बता दी, बाद में कह रहे हो कि भैया वारंटी नहीं है इसकी, तो वो फ्रॉड हो गया उसके साथ। मिसलीडिंग प्राइस, गलत प्राइस दे दिए, ठीक है, एमआरपी से ज्यादा बेच दिया, या फिर गलत। कुछ लोग क्या करते हैं कि एमआरपी मान लो 100 रुपए है, उस पर एक चिट लगा देते हैं 120 रुपए की और वो बेच देते हैं, तो वो गलत हो गया, मिसलीडिंग प्राइस हो गया उसमें। बेट एडवर्टाइजमेंट, बेट एडवर्टाइज गुड्स नॉट इंटेंडेड टू सेल, ऐसा कोई गुड है जो कि सेल बेचना नहीं है लेकिन फिर भी एडवर्टाइज कर रहा है। पिरामिड स्कीम के थ्रू अगर आप बेच रहे हो, पिरामिड स्कीम आपने सुनी होगी, बहुत चलती है, बहुत फ्रॉड होते हैं उससे। जैसे कि आप हो, आपके नीचे दो लोग और जुड़ गए, उनको आपने प्रोडक्ट बेचा, आपने बोला कि भैया आप भी इन दो लोगों को जोड़ो, उनको प्रोडक्ट बेचो, फिर वो दो को जोड़ेंगे ऐसे करके, तो ये पिरामिड स्कीम होती है और ये फ्रॉड है, ये गलत है। अगर आपके पास कोई आए उसको भगा देना, उसको समझा देना कि भैया ये गलत चीज है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसको बिल्कुल नहीं फंसना है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। डिसेप्टिव पैकिंग क्या होती है? मतलब मिसलीडिंग क्वांटिटी, मान लो कि प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो 10 किलो की है, लेकिन जो उसके गत्ते या फिर उसकी पेटी पर लिखा हुआ है वो 15 किलो लिखा हुआ है, तो डिसेप्टिव हो गई ना ट्रैक पैकिंग, तो गलत है वो। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह करते हो वो गलत है, अगर गलत होर्डिंग करते हो तो। अनसेफ गुड्स एंड डेंजरस गुड्स हो गए, तो जैसे कि पतंजलि ने तुलसी जूस को कैंसर क्योर बोला बिना किसी प्रूफ के, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी हो गया अंडर सीपीए। ठीक है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। ये आई क्यों थी? तो ये आई थी कंज्यूमर राइट्स के वायलेशंस को रोकने के लिए, मिसलीडिंग एड्स को रोकने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आई थी ये, मतलब कि हमारे जो ग्राहक हैं उनके ही समर्थन में आई थी, इसको बनाया गया था। कमीशन कंपोजिशन क्या है इसका? चीफ कमिश्नर होता है इसमें, सच नंबर ऑफ मेंस कमिश्नर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, और रीजनल ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है। पावर्स क्या है इसकी? पावर याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो स्टूडेंट्स इस बात को। जैसे इंक्वायर करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को, कंप्लेंट्स जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर फाइल करना अगर कोई अ, उनके जो जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ होता है, तो रिकमेंड रिकॉल ऑफ गुड्स और कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है सीसीपी कर सकती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, सर्च एंड सीजर की पावर होती है सीपीसी की तरह है। ठीक है, तो सीपीसी को हमेशा याद रखना, जहां पर भी बोले कि सर्च एंड सीजर की पावर है, तो क्या करोगे? या तो बीएनएसएस उठाओगे या फिर सीपीसी। ठीक है, तो अगर सिविल लॉ है तो फिर सीपीसी उठा लोगे, बस इतनी सी बात होती है। या फिर किसी को समन वगैरह देना, वो सीपीसी के हिसाब से भी दिए जाते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल बताता हूँ। एक प्रोडक्ट बनाया किसी ने, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो था वो एक दिन में
प्रोडक्ट क्या बनाया था उन्होंने? उन्होंने बनाया था प्रोडक्ट के एक दिन में 1 यूनिट माल बनाएगा, ठीक है? अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 1 यूनिट उन्होंने बोला कि 1 यूनिट वो फ़ोन बना देगा 1 दिन में। हुआ क्या कि उन्होंने ये एडवर्टाइज़ किया कि जो प्रोडक्ट है वो 5 यूनिट बनाएगा। तो ये क्या हो गया? मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट हो गई, गलत एडवर्टाइज़मेंट हो गई। तो यही होता है इसका मतलब। और सीसीपीए क्या कर सकती है? सीज कर सकती है उस ऑर्डर को, प्रोडक्ट को ऐड बंद करा सकती है। करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट ऑर्डर सही ऐड हो तो सही ऐड दो, या फिर पेनल्टी कर सकती है। फर्स्ट ऑफेंस पे 10 लाख तक की, रिपीट पे 50 लाख तक की। पेनल्टी इंडोर्सर पे करती है 1 लाख तक की, और रिपीट पे 5 लाख तक की। बैन ऑन इंडोर्सर कर सकती है 1 साल से 3 साल तक। आपने कई सारे टीवी में ऐड दिए होंगे। चलो मिसलीडिंग ऐड का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली तो सुना ही होगा, हर बच्चा सुनता है, हमने भी सुना है बचपन में, आपने भी सुना होगा। फेयर एंड लवली की एड आती थी, वो एड्स में ये दिखाते थे कि फेयर एंड लवली आप इतने दिन लगाओगे, मान लो एक्स दिन लगाओगे, और फिर वो एक चेहरे दिखाते थे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ तक आकर वो गोरे हो जाते थे। तो क्या हुआ? ये मिसलीडिंग एड हो गई, क्योंकि आप 8 दिन में या 10 दिन में गोरे नहीं हो सकते, आप 50 दिन में भी गोरे नहीं हो सकते। अगर आपकी जो डाइट ठीक नहीं है, या फिर आप धूप में ही रहते हो, काम करते हो, तो आप ठीक नहीं हो सकते, आपका चेहरा साफ नहीं हो सकता, आप चाहे कोई सी फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम कुछ भी लगा लो। तो ये जो थी, ये मिसलीडिंग एड थी, आज भी चलती है, और मेरे ख्याल से आज अब तो बंद हो गई है, बट अगर चलती है, अगर आप लोगों ने देखी है, तो इसकी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो सीसीपीए के खिलाफ, सीसीपीए के पास। क्योंकि फेयर एंड लवली का जो मिस, और फेयर एंड लवली है, फेयर एंड हैंडसम हो गई, ये भी जो है सेम कंपनी, सेम जो दावे करती है मेंस के लिए, ये भी जो है एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा ये एक्सेप्शन वगैरह वो छोड़ दो अभी, इतना मतलब क्या है नहीं। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये हाँ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दो फटाफट। ये है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जुरिडिक्शन इसकी 50 लाख से स्टार्ट होती है, और कितनी चलती है? वो चलती है एक 50 लाख तक होती है, ठीक है। स्टेट कमीशन को अपील जाती है इसकी, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की 50 लाख से 2 करोड़ तक जाती है। नेशनल कमीशन में इसकी अपील होती है। नेशनल कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो है 2 करोड़ की, और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, इसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, जो इसके पास बात कोई अपील नहीं है। इसमें जो चेंजेस है वो देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपी 1986 में कितनी थी और अब कितनी है, ये चीजें देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में होता क्या है? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिले में एक होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी, ठीक है। कंपोजिशन, एक प्रेसिडेंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के होते हैं, और 2 मिनिमम मेंबर्स तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट एक मेंबर जो है वुमेन होनी चाहिए। जुरिस्डिक्शन तो मैंने आपको बताई थी। दूसरा, कंप्लेंट फाइल होने के बाद 21 दिन में एडमिट या फिर रिजेक्ट करनी होती है। अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, और फिर अपोजिट पार्टी का रिप्लाई 30 दिन में आना चाहिए, और 15 दिन एक्सटेंड कर सकता है वो, और फिर हियरिंग और डिसीजन हो जाता है। सेक्शन 38, मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। अगर गुड्स एनालिसिस जरूरी है तो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी भेजी जाएगी, ठीक है। लैब रिपोर्ट 45 दिन में आनी चाहिए, और 45 दिन के बाद में जो है डिस्पोजल होता है। हियरिंग कंप्लीट होने के बाद 3 महीने के में ऑर्डर हो जाना चाहिए। अब इसका रूल मैं बता देता हूँ कैसा होता है। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें लैब टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो वो 3 महीने में निपटाया जाएगा। अगर लैब टेस्टिंग की जरूरत है, तो वो जो है 5 महीने में निपटाया जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशन जो है, ये दोनों पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम डायरेक्ट इससे पूछ लेते हैं, तो याद रख लेना ये वाले, कॉपी में लिख लो। बाकी अगर नोट्स लेना चाहते हो तो बस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर लास्ट तक वीडियो देखो, लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। रिलीफ अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कैसे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये रेमेडीज दे सकती है, क्या क्या दे सकती है कंज्यूमर को? डिफेक्ट जो है गुड्स में, उसको रिमूव करने का, रिप्लेसमेंट दे सकती है, रिफंड का ऑर्डर दे सकती है,
अगर कोई उसको लॉस या इंजरी हुई है तो कंपनसेशन दे सकती है। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर सर्विस में कोई कमी हुई है तो उसको रिमूवल करवा सकती है। डिसकंटिन्यू करा सकती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई रिपीट जो है रिपीटेशन ना हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, इसका वो क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी। विड्रॉ करवाएगी हजार्डस गुड्स जो कि मार्केट में है, खतरनाक जो गुड्स हैं, सामान है वो मार्केट में, उनको विड्रॉ कराएगी। सीज कराएगी मैन्युफैक्चरिंग जो हजार्डस गुड्स हैं वो। इशू कर लेगी क्या, करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का इशू देगी, ठीक है। एडिक्वेट कॉस्ट जो होती है कंप्लेंट की वो दे देगी, करा देगी, और अगर कोई डैमेज वगैरह वो दिला देगी। अब आते हैं हम स्टेट कमीशन पे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन। सेक्शन 42 में दिया गया है, सब स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में होती है ये। इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं हाई कोर्ट के जज के लेवल के, और 4 मेंबर्स होते हैं मिनिमम। इसमें एटलीस्ट एक मेंबर जो होंगी वुमेन होगी। 50 लाख से 1 लाख तक, 1-2 करोड़ तक की जुरिस्डिक्शन होती है, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी इसी में जाती है, ठीक है। तो ये है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग वही सेम चीज है। अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट होते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के, या फिर रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। 4 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट एक वुमन होगी, और जो है अब 2 करोड़ से ऊपर का जो है इसका जुरिस्डिक्शन रहता है। इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी वही होती है। ट्रांसफर ऑफ केसेस, एक कमीशन से दूसरी कमीशन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं केसेस अगर चाहें तो। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है सेक्शन 60 में। नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट में अपील। टाइम लिमिट इसमें 30 दिन होती है, और फ्रॉम ऑर्डर से, ठीक है। प्री डिपॉजिट 50% अमाउंट प्री डिपॉजिट होता है, और फिर जो भी लेस होगा वो, ठीक है। प्री डिपॉजिट 50% ऑफ अमाउंट, या फिर 50,000 रुपए, जो भी कम होगा वो चीज। और इसमें एक चीज और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जब यहाँ अपील आती है तो वो होती है 45 दिन के अंदर, ठीक है। जब इसके यहाँ से यहाँ आती है तो होती है वो 30 दिन के अंदर, ये चीज याद रखने वाली है। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, लिमिटेशन कुछ मत रखो, बस 2 साल का लिमिटेशन होता है, और अगर सफिशियंट कॉज दे देते हो तो लिमिटेशन जो है वेव हो जाती है, ठीक है। सफिशियंट कॉज, बाकी इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। यही आता है क्वेश्चन डायरेक्टली, तो इसी को ही याद रखना। एग्जाम्पल है, रामू का टीवी डिफेक्टिव निकला 15 मार्च 2023 को, 3 साल बाद 2026 में कंप्लेंट करती है, तो ये लिमिटेशन से बार्ड हो जाएगी, लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज दे देता है तो फिर ये अलाउ हो जाएगी। अपील के प्रोविजंस मैंने आपको बता ही दिया है, 45 डेज वाला, और 30 डेज वाला, 30 डेज वाला, 30 और 30, ठीक है। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है ये देखते हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। कमीशन ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस अगर होती है तो इम्प्रिजनमेंट होगी 1 महीने से 3 साल तक, या फिर फाइन होगा 25 से 1 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है, प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की, और सेलर की, ये तीनों की लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सेलर कह रहा है भैया गलत आ रहा है वहां से तो हम भी गलत बेच रहे हैं, नहीं बेच सकते। अगर आप सेलर हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकते आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। कोई भी कॉज हार्म होता है या फिर उसको दिक्कत होती है कंज्यूमर को, तो फिर ये तीनों ही लायबल होंगे, ठीक है। तो ये इतना है, इतना इम्पोर्टेंट चीज मैंने उसमें लिस्ट में डाल दी है, पढ़ लो एक बार। लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की क्या होती है, प्रोडक्ट हैज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी क्या क्या लायबिलिटी है वो देखो। वो बना रहा है उसमें डिफेक्ट आ गया तो, डिजाइन में डिफेक्ट हो गया तो, अगर इंस्ट्रक्शन उसने सही से नहीं प्रिंट कराए या फिर दिए तो, एक्सप्रेस वारंटी नहीं लिखी है तो फिर हो जाएगी, और मैंडेटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए गए तो फिर उसकी लायबिलिटी होगी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की। एग्जाम्पल है हमारा, सीमन XYZ ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीदा जो ब्लास्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो सेक्शन 84 के अंडर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट लायबल है, और नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। केस है इसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि
एनवायरमेंटल लॉ में भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी है, पीआईएल में भी, सब में ये केस जरूर मिलेगा आपको। मीडिएशन, तो मीडिएशन देख लो क्या है। मीडिएशन सेल्स इस्टेब्लिश होंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल कमीशन के पास में। पार्टीज जो है पार्टीज के रिटर्न कंसेंट जरूरी होती है मीडिएशन के लिए। मीडिएटर न्यूट्रल पार्टी होगा, कमीशन अपॉइंट करेगा, मीडिएशन सक्सेसफुल होती तो सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है और कमीशन ऑर्डर जैसी फोर्स होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रहता है ये मीडिएशन में, कई बातें कमीशन में यूज नहीं की जा सकती हैं। इसमें 3 महीने की टाइम लिमिट होती है निपटाने के लिए मैटर। ई कॉमर्स के लिए पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है वो देखो। एक रूल्स आए थे ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, वो भी है इसमें, जैसे कि ये ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 सीपीए 2019 के अंडर नोटिफाइड हुए थे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के रूल क्या थे? ई कॉमर्स एंटिटी को सब कुछ डिस्प्ले करना होगा, जैसे कौन सी कंट्री में है, वो प्राइस क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, सेलर की डिटेल्स क्या है, कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है। ग्रीवेंस ऑफिसर जो होता है अपॉइंट करना मैंडेटरी, 48 घंटे में एक्नॉलेजमेंट और 1 महीने में रिजॉल्व होनी चाहिए। फेक रिव्यूज को बैन किया है। कुछ कंपनी होती है जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, अमेजन पे फेक रिव्यूज करा लेती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो बैन हो चुका है। फ्लैश सेल्स की रिस्ट्रिक्शन है, जेन्युइन फ्लैश सेल्स अलावा, लेकिन वैसी जो फ्लैश सेल होती है वो नहीं। डार्क पैटर्न्स को बैन किया गया, मिसलीडिंग यूआई डिजाइन वगैरह को बैन करा गया है। नॉमिनेटेड नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन है, ये भी डाला गया है इसमें। अनफेयर ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो आप। सेक्शन वाइज क्विक रेफरेंस टेबल दी गई मैंने, ताकि आप लोगों को जब रिवीजन करते हो तो एकदम से आप लोग इसको निपटा सकें, देख सकें। तो ये है, देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो कि मैंने डाल दिए हैं इसमें, ताकि आप लोगों को याद रहें। यही कुछ केस लॉज पूछे जाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आप लोगों को याद रहे और एग्जाम में आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने डाले हैं, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डाले हैं, ताकि कोई भी अगर डाउट हो तो आप इसको देखकर आप जो है अपना डाउट क्लियर कर सको। एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज के बिना हमारा काम चलेगा नहीं और हमें अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्वेश्चन नंबर 1, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कब से इफेक्टिव हुआ? तब हुआ हमारा 20 जुलाई 2020 को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है? अप टू 50 लाख रुपए। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा ये है, जो पहले का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी ना, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, वो कितनी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा, कमेंट में बताओ आप लोग कितनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीए 2019 में स्टेट कमीशन की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है? तो वह 50 लाख से 2 करोड़। कंज्यूमर की डेफिनेशन सीपीए 2019 में कौन से सेक्शन में है? तो वह सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7 में। कौन सा व्यक्ति कंज्यूमर नहीं माना जाएगा? कौन सा व्यक्ति नहीं माना जाएगा? जो कि गुड्स रीसेल के लिए या फिर होलसेल में खरीदता है वो। सीसीपीए का फुल फॉर्म क्या है? वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में एंडोर्सर की मैक्सिमम पेनल्टी सीपीए में क्या है? तो वो है हमारी 5 लाख रुपए की। सीपीए 2019 में कंप्लेंट फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड कितनी है? तो वो हमारी 2 साल की। ठीक है, और हाँ, अगर 2 साल बीत जाते हैं तो फिर क्या करेगा वो बताना है आपको। प्रोडक्ट लायबिलिटी सीपीए 2019 का कौन सा चैप्टर है? तो वो हमारा चैप्टर 6। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कंप्लेंट एडमिट रिजेक्ट करने के लिए कितना टाइम है? तो वो है हमारा 21 दिन का। नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ और कितने दिन में करें? तो वो करनी होती है हमें 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा ये है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से हाई जो स्टेट कमीशन होती है उसमें अपील के लिए कितना टाइम होता है? ठीक है, कितने दिन की जो है टाइम मिलता है अपील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में? तो ये क्वेश्चन है, कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है।
मीडिएशन प्रोविजंस सीपीए 2019 में कौन से सेक्शंस में है? तो वह हमारे सेक्शन 74 से 81 में। कंज्यूमर के कौन से 6 राइट्स हैं? ये सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिड्रेसल, हियरिंग, हर्ड एंड एजुकेशन। इसकी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो कमेंट में बताओ क्या बताई थी, वो उसको लिखो कमेंट में आप लोग, ठीक है, ताकि आपको ये मेरे को ये देखना है कि किसे किसे याद है, किस किसने पूरी वीडियो देखी है। स्प्रिंग मीडोज हॉस्पिटल केस में एससी ने क्या डिसाइड किया? तो वो डिसाइड किया मेडिकल सर्विसेज सीपीए के अंडर आती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ऑर्डर कंप्लाई ना करने पे क्या सजा है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ऑर्डर कंप्लाई नहीं करेंगे तो फिर 1 से 3 साल, 1 मंथ से 3 साल की जेल होती है, 25,000 से 1 लाख का जुर्माना होता है, या फिर दोनों हो जाते हैं। सीपीए में डेफिशिएंसी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? तो वह सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट लायबिलिटी के अंडर कौन सा एक्सेप्शन अप्लाई होता है? तो वो होता है अगर कंज्यूमर ने वार्निंग के बावजूद प्रोडक्ट मिसयूज किया है तो फिर मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। नेशनल कमीशन की कंपोजिशन क्या है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और 4 मिनिमम मेंबर्स होते हैं और एक वुमन भी होंगी इसमें। ई कॉमर्स रूल्स के अंडर ग्रीवियंस ऑफिसर को कंप्लेंट कितने दिनों में रिजॉल्व करनी होती है? तो वो होती है 1 मंथ में, ठीक है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है? वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ और कितने दिन में है? तो ये होती है हमारी 45 डेज में। नेक्स्ट हमारा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज एमके गुप्ता केस में क्या डिसाइड हुआ? तो वो हुआ था हाउस अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, डिलेड पोजेशन का मतलब है डेफिशिएंसी हुई है उसकी सर्विसेज में। सीपीए में मीडिएशन कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए? तो वो 3 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट सीसीपीए क्या कर सकती है? तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट सीपीए सीज कर सकती है, डिजिस्ट ऑर्डर कर सकती है, करेक्टिव वर्ड का ऑप्शन दे सकती है, फिर पेनल्टी मैन्युफैक्चरर पे लगा सकती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीपीए के अंडर सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं? तो बिल्कुल है, जनरली नहीं है, लेकिन बट हॉस्टल ट्रांसपोर्ट जैसी एडिशनल सर्विसेज के लिए हैं। और मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये एक शॉर्ट रेफरेंस है जो कि देख लेना एक बार, और आपको बता देता हूँ ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो मैंने एक तैयार किया है कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप लोग चाहे एआईबी की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की या फिर आईबीपीएस एसओ की। तो उसमें आपको इसमें क्या मिलेगा? आपको नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एमसीक्यूज मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज दोनों लैंग्वेज में, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, और 20 मिलेगा आपको जुडिशरी के लिए। तो इतना सब आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 399 रुपीज में। कैसे करना है आपको? वो ऐसे खरीदना है, आपको यहाँ पे स्कैन करना है। अगर ये स्कैन नहीं होता है तो फिर ये नंबर दिया है 8650072891, इस पे आपको पेमेंट करना है और फिर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, और आपको 1 से 2 घंटे में अपना जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।